रेक्टिलिनियर मोशन हमारा टॉपिक चल रहा था, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमने अभी तक जो पढ़ा मेन चीजें वो देख लेते हैं। तो डिस्टेंस हमने देखा कि क्या होता है, पाथ लेंथ जो होती है उसको डिस्टेंस बोला जाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। फिर एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हमने देखा। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल स्पीड। फिर हमने देखा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है, वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो सकती है। फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने देखा, किसी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती है वो, और उसी का मैग्नीट्यूड कहलाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। फिर मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इसको यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन हो रहा है तो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाता है। और फिर हमने ग्राफ भी देखे थे कि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के ऊपर ही लाइन आ जाएगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी। पॉजिटिव वेलोसिटी है तो ऊपर, नेगेटिव है तो नीचे। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। फिर कांस्टेंट स्पीड से अगर मोशन है तो इसमें पाथ कैसा भी हो सकता है। कांस्टेंट वेलोसिटी में तो पाथ कैसा होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट स्पीड से कैसा भी कर्व्ड पाथ हो सकता है, बस स्पीड कांस्टेंट रहेगी, डायरेक्शन बदल सकती है उसमें। एवरेज एक्सीलरेशन हमने देखा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फिर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हमने देखा। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हमेशा कांस्टेंट रहेगी। नॉन यूनिफॉर्म में कोई भी चीज बदल सकती है, या तो मैग्नीट्यूड बदले, डायरेक्शन बदले, या दोनों बदले, मतलब एक्सीलरेशन अगर वेरिएबल है। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जो आपने मेनली पहले भी पढ़ी हुई चीज। हाँ बोलो। सर, जैसे वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका स्केलर फॉर्म है स्पीड। तो सर एक्सेलरेशन का भी कोई स्केलर फॉर्म है? नहीं, एक्सीलरेशन का ऐसे कोई स्केलर फॉर्म नहीं है, मतलब कोई अलग से नाम नहीं है। बाकी उसका मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन बोल देंगे, अगर कभी कोई पूछेगा तो दे विल से मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। अलग से एक्सीलरेशन के मतलब उसकी स्केलर फॉर्म की कोई यूटिलिटी नहीं है, तो उसको कोई ऐसा नाम या फिजिकल क्वांटिटी नहीं माना जाता। ठीक है, ओके। चलो तो आज हम देखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो आपने पढ़ी भी हुई होंगी। याद है कितने लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन? यस अभव्या, चलो तुम बताओ। सर, फर्स्ट इक्वेशन होती है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन होती है s इज इक्वल्स टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, और जो ए की वैल्यू, ए की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि एक्सेलरेशन माना गया है या डी एक्सेलरेशन माना गया। ठीक है, गुड। ठीक है, चलो तो एकांश ने भी चैट पे बता दिए हैं ये तीनों इक्वेशंस, बाकी अभव्या सही है। तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, तो हम इनको देखेंगे और इनका एप्लीकेशन देखेंगे। आपने पढ़ी हुई है 9th क्लास में, एक्चुअली ये रहती हैं चीजें, लेकिन और थोड़ा सा डिटेल में कैसे एप्लीकेशन होता है, इनका डेरिवेशन के क्या तरीके होते हैं, आपने शायद 9th क्लास में ग्राफिकल मेथड से डिराइव किया होगा। हम इसको इंटीग्रेशन से भी डिराइव करना देखेंगे। तो इक्वेशंस और भी कुछ इसको एक दो फॉर्म में और इक्वेशंस को देखेंगे जो हमारे काम आती हैं। ठीक है, तो फिर हम मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ रहे हैं और एप्लीकेशंस देखेंगे इन इक्वेशंस ऑफ मोशन का। तो चलो शुरू करते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो देखो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दैट मींस बोथ मैग्नीट्यूड and direction of acceleration is constant.
ठीक है, तो अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। ऐसे मोशन को हम कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाला मोशन बोलते हैं। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन मोशन की जब हम बात करते हैं, फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, अब देखो एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है। एक्सीलरेशन हमने देखा चेंज इन वेलोसिटी होता है। एक्सीलरेशन इज dv/dt। अब अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है तो मतलब ऐसा डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही, या मतलब डायरेक्शन तो रेगुलर चेंज नहीं हो रही, या तो हो सकती है डायरेक्शन चेंज, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती। जैसे बॉडी आगे जा रही हो और उसका एक्सीलरेशन पीछे हो तो क्या होगा, बॉडी रुककर वापस आ सकती है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अब अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि देखो एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी के बढ़ने की रेट, चेंज होने की रेट। तो अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव या नेगेटिव एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, हम किसको डायरेक्शन मानते हैं। तो बेसिकली अगर हमने वेलोसिटी को पॉजिटिव माना आगे की तरफ जैसे, और एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव मान लिया, तो वो वेलोसिटी को बढ़ा रहा होगा। मतलब बेसिकली क्या होता है, इफ एक्सीलरेशन is in the direction of velocity, then speed will increase। ठीक है, समझ आ रहा है। अगर वेलोसिटी आगे की तरफ है पार्टिकल की और एक्सीलरेशन भी उसी डायरेक्शन में है, तो एक्सीलरेशन dv/dt अगर दोनों सेम है, मतलब v पॉजिटिव है a भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है स्पीड बढ़ रही होगी। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं ऐसा हो, ऐसा भी हो अगर वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सीलरेशन भी नेगेटिव है तो भी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे वेक्टर क्वांटिटी में हमने बताया, वेक्टर में पॉजिटिव या नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी। वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सीलरेशन भी नेगेटिव है, तो भी स्पीड बढ़ेगी। मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। तो इफ एक्सीलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देन स्पीड विल इंक्रीज। समझ आ रहा है। जैसे हमने गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीलरेटर दबाएंगे, तो एक्सीलरेटर दबाएंगे तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा, तो स्पीड बढ़ेगी। अब हम जब ब्रेक दबाते हैं तो ब्रेक दबाने से क्या होता है, ऐसा नहीं कि गाड़ी पीछे चली जाती, गाड़ी जाती आगे ही है। क्यों आगे जा रही है, एक चीज का ध्यान, ये भी ध्यान रखना है, एक्सीलरेशन से मोशन नहीं हो रहा है, मोशन होता है वेलोसिटी के कारण। एक्सीलरेशन वेलोसिटी को चेंज करने का काम करता है। तो हम गाड़ी चला रहे हैं, वेलोसिटी आगे, गाड़ी आगे जा रही है, हमने एक्सीलरेटर दबाया तो आगे और एक्सीलरेट किया गाड़ी को, तो और वेलोसिटी बढ़ गई। ब्रेक दबाया तो ये नहीं गाड़ी पीछे जाने लगी, गाड़ी आगे जा रही है, वेलोसिटी आगे थी। ब्रेक दबाया मतलब हमने डिसिलरेट किया, एक्सीलरेशन कहां की तरफ है, पीछे की तरफ हो गया, तो स्पीड क्या होने लगेगी, कम। उसको डिसिलरेशन या रिटार्डेशन भी बोलते हैं, वो अब आगे हम देखते हैं। ठीक है, तो इफ acceleration is opposite to the direction of velocity, then speed will decrease। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी आगे है, एक्सीलरेशन पीछे है, या वेलोसिटी पीछे है, एक्सीलरेशन आगे, कोई भी केस, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिसिलरेशन और रिटार्डेशन। ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत है किसी को इसमें? तो ये थोड़ा सा हमें एक्सीलरेशन का आइडिया होना चाहिए कि एक्सीलरेशन क्या होता है, और ये जो हमने लास्ट में 2 पॉइंट लिखे, इसके लिए एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना भी जरूरी नहीं है। अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल भी है तो भी, अगर एक्सीलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में तो स्पीड बढ़ाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड घटाएगा। कांस्टेंट का मतलब यह है कि कांस्टेंट होना चाहिए। उसका अगर हम आगे यूज देखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन में। बाकी एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, ये इंपॉर्टेंट है। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी बढ़ाएगा, एक्सीलरेशन मतलब स्पीड को बढ़ाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ेगा।
दोनों अपोजिट में है तो स्पीड को क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, और मोशन जो है वो वेलोसिटी के कारण होता है, ध्यान रखना है। एसिलरेशन वेलोसिटी को चेंज करता है, तो इतना हमें थोड़ा सा आइडिया एसिलरेशन का होना चाहिए। चलो अब हम बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की। तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आपने पढ़ी हैं या जो भी हम अभी पढ़ेंगे लिखेंगे, वो तभी एप्लीकेबल होती है जब एसिलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट। ये ध्यान रखना है, कई बार हम क्या करते हैं उसको कहीं भी लगा देते हैं, ये एक मिस्टेक हो जाती है। तो इफ एसिलरेशन इज कांस्टेंट, अच्छा ये इक्वेशन वैसे अभी हम वन डायमेंशनल मोशन के लिए यूज करेंगे, लेकिन ये थ्री डायमेंशन के लिए भी वैलिड होती है, थ्री डायमेंशनल मोशन के लिए भी वैलिड होती है कि उसमें हम एसिलरेशन को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। वेक्टर में कैसे, x component acceleration का into i cap, y component into j cap, z component into k cap, वहां पर भी ये सारी इक्वेशंस वैलिड होंगी। बाकी इस चैप्टर में हम मेनली वन डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं। तो इफ एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट देन वी कैन यूज फॉलोइंग इक्वेशंस which are called equations of motion। ठीक है, तो अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो हम कुछ इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने बताया, एक तो यही है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बाकी जब हम वन डायमेंशन में बात करते हैं तो हमें वेक्टर साइन नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा। ठीक है, वन डायमेंशन हम सीधे ऐसे लिख देते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इक्वेशन वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर इक्वेशन है। इसमें भी हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है, इसमें आई कैप जे कैप की जरूरत नहीं पड़ती, बस इसमें हमने एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, जैसे आगे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, तो ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ जो भी कोई क्वांटिटी होगी इसको कैसा लेना पड़ेगा, हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो इसको भी यूज करते वक्त हमें प्रॉपर साइन का यूज करना होता है। फिर दूसरी इक्वेशन, ठीक है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी। ये जनरल इक्वेशन है, अभी काम नहीं आएगी, लेकिन आगे जब हम टू डायमेंशन में भी कभी चीजें देंगे या जनरल कई बार दे देते हैं, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दे दी तो भी हम इन इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। तो जनरली यहां पे हमें क्या काम आएगा, सिंपल s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर इन वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, फिर थर्ड, अच्छा थर्ड में जो है इसको लिखने से पहले जो तुमने पढ़ी है वो तो ठीक ही है, इन इक्वेशंस को हम और थोड़ा सा और कुछ फॉर्म में लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैन ऑल्सो बी रिटन एज vt माइनस हाफ एटी स्क्वायर। अब ये भी कुछ एक्स्ट्रा इक्वेशन है जिनको याद रखना है, इनसे प्रॉब्लम्स कई बार आसान हो जाते हैं, टाइम बचाते हैं अपने। कैसे आई ये इक्वेशन, हमने u को फर्स्ट इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर दिया v माइनस एटी, ठीक है ना, u को यहां से सब्स्टिट्यूट कर दिया, v माइनस एटी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, या सिर्फ वन डायमेंशन के लिए बात करें तो vt माइनस हाफ एटी स्क्वायर, एक ये इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो s और s का एडिशन क्या दे देगा, 2s, और ये हाफ एटी स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस हाफ एटी स्क्वायर, और ये आएगा u प्लस v इंटू टी। तो मगर s अगर मेरे को लिखना है तो s कैन ऑल्सो बी रिटन एज u प्लस v बाय टू इंटू टी, ये इन जनरल। बाकी अगर वन डायमेंशनल मोशन है तो डायरेक्टली u प्लस v बाय टू इंटू टी, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या देखा था, अगर एसिलरेशन कांस्टेंट है तो ये, और ये सब इक्वेशन तभी वैलिड है जब एसिलरेशन कांस्टेंट है। अब हमने एक चीज देखी थी कि एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। तो अगर मैं बाय डेफिनेशन देखूं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके बराबर आ जाएगा, u वेक्टर प्लस v वेक्टर बाय टू। तो अगर एसिलरेशन कांस्टेंट है तो एवरेज वेलोसिटी को हम जरूरत पड़ने पे कभी भी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय टू लिख सकते हैं। और ऐसे ही अगर वन डायमेंशन मोशन है तो डायरेक्टली v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस v बाय टू इंटू, सॉरी बस इतना ही। ठीक है, फिर जो एक इक्वेशन और होती है अभी अपन ने डिस्कस की, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as।
ठीक है, ये जनरली स्केलर फॉर्म में अपन यूज कर लेते हैं, क्योंकि वेक्टर का स्क्वायर का मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही होता है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये एक इक्वेशन हो गई। तो ये मेन इक्वेशंस हैं। एक और इक्वेशन होती है, शायद आप लोगों ने पढ़ी हो, कई बार पढ़ाते हैं उसको भी, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। SN ये होती है। इसका मतलब क्या होता है, SN का मतलब वो भी लिख देता हूं मैं। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट इन टोटल n सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड, और ये किसके बराबर आ जाती है, u प्लस a/2 इंटू 2n-1। ठीक है, nth सेकेंड का मतलब जैसे फोर्थ सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ मतलब चौथे सेकेंड का, तो चौथे सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टोटल 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालकर उसमें से 3 सेकेंड का माइनस कर। तो यही कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, n कुछ भी हो सकता है, तो nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टोटल n सेकेंड का निकालने डिस्प्लेसमेंट, और उसमें से n-1 सेकेंड्स का माइनस कर दें। तो ये सॉल्व करके इस तरह से आ जाता है u प्लस a/2 इंटू 2n-1। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जो हमें याद रखनी है। इनको एक काम करो, लिख भी लो अगर किसी को याद नहीं है तो, क्योंकि आगे प्रैक्टिस करेंगे तो ये इक्वेशंस हमें वहां पर यूज करनी पड़ेंगी। बाकी जब बाद में आप क्वेश्चंस वगैरह करोगे, ठीक है ना, प्रैक्टिस करोगे घर पे, तो याद करके ही यूज करनी है। लेकिन अभी बाई चांस अगर हमें याद नहीं रहती तो अपनी कॉपी में एक काम करो, इसको नोट कर लो, ये जो मेन इक्वेशन, मतलब ये जो हमने यहाँ पे लिखी है इनको, ये वाली जो लिखी है ना मेन, इनको लिख लो। ये 1 डायमेंशन के लिए जो हमने लिखी है ये वाली इक्वेशंस, ये चौथी और पांचवी इक्वेशन, इनको लिख लो। आगे हम इनके डेरिवेशन और एप्लीकेशन करेंगे, तो डेरिवेशन तो बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन इन इक्वेशंस को लिख लो, आगे प्रैक्टिस में काम आएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर VT माइनस हाफ AT स्क्वायर कैसे आया? अभी बता देंगे, सब बता देंगे, तुम एक बार लिख लो, अभी सब चीजों को डिराइव करवा देंगे। सर ये SN वाला ये फॉर्मूला ये AP से आया है? नहीं, ये भी अभी डिराइव करा देता हूँ, एपी से नहीं आया है। ये टोटल n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, उसमें हमने यही फॉर्मूला लगाया। जैसे t टाइम का डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इसमें t की जगह n रख दिया हमने, तो n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आ गया, फिर t की जगह n-1 रख दिया। जैसे मान लो इसको वैल्यू से समझो, जैसे हमें 8th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट था, 8वें सेकंड में कितना हो, तो यहाँ पे हमने t को 8 रखा, तो ये टोटल 8 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट देगा। ये इक्वेशन टोटल डिस्प्लेसमेंट देगी 8 सेकंड का। इसी में 7 रख दिया तो टोटल 7 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट दे देगी, और माइनस कर देंगे 7 से 8 के बीच का आ जाएगा, विच इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 8th सेकंड। ठीक है, बाकी अभी हम इन सबको डिराइव भी करेंगे कैसे आई। ओके सर, अभी लिख लो इनको। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब इनकी डेरिवेशन अपन देखते हैं। देखो, तो पहले हम इसका डेरिवेशन देखते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस AT का। तो देखो, एक तो ग्राफिकल मेथड होता है, वो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, वो आप लोगों ने 10th में भी सीखा होगा, ग्राफ बना के एरिया वगैरह से निकालते हैं। अभी हम इंटीग्रेशन वाले मेथड से इसको डिराइव करते हैं। तो हम जानते हैं कि एसिलरेशन जो है वो किसके बराबर होता है, dv बाय dt, है ना। दिस इज डेफिनेशन ऑफ एसिलरेशन। एसिलरेशन इज dv बाय dt, और एसिलरेशन हम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dv इज इक्वल टू a dt। ठीक है, तो dv इज इक्वल टू a dt, इसमें कोई दिक्कत किसी को। अब इसका हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा दोनों तरफ, और इंटीग्रेशन में लिमिट्स रख देंगे कि टाइम जब इनिशियल है 0 है तब वेलोसिटी क्या थी, u। अच्छा, एक और चीज, ये जो चीजें हैं पता तो होंगी वैसे सबको, लेकिन फिर भी एक बार और मैं बता दूं यहाँ पे, v जो है ये क्या है, वेलोसिटी एट टाइम t। ठीक है, u जो है ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। a जो है ये क्या है, एसिलरेशन विच इज कांस्टेंट। ठीक है, s जो है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, बाकी तो सबको पता है v एवरेज और n SN है डिस्प्लेसमेंट इन n नेट सेकंड, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देखो लिमिट्स जब भी इंटीग्रेशन में रखती है तो कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट्स रखी जाती है। टाइम जीरो पे जो वेलो, अब ये इंटीग्रेशन किसमें, वेलोसिटी में, dv। कैसे पता चला, d के साथ जो टर्म है दिस इज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, तो v इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन एंड हियर t इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। जब टाइम जीरो है तब क्या वेलोसिटी है, तब इनिशियल वेलोसिटी विच इज u। ऐसे जब टाइम t होगा तब क्या वेलोसिटी है, तो वो वेलोसिटी हो जाएगी v। अब इंटीग्रल dx जैसे x होता है, इंटीग्रल dy y होगा, ऐसे इंटीग्रल dv क्या होगा, v। लिमिट्स u से लेकर v तक। अब a तो कांस्टेंट है क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मोशन की, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। बचा क्या, इंटीग्रेशन dt, जीरो से सर t। ये दोबारा बता दीजिए ये स्टेप। देखो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, जैसे हम भाई इंटीग्रल, अगर मुझे 2 dt लिखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 को बाहर लिख सकता हूँ, इंटीग्रल dt कर सकता हूँ सीधे। सर ये दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिया। दोनों तरफ ही तो करेंगे कोई भी ऑपरेशन, जैसे हम 2 ओ से हाँ मल्टीप्लाई सर, करेंगे, 2 से दोनों तरफ करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, भाई कोई चीज इक्वेट कर रहे हैं तो दोनों तरफ ही ऑपरेशन करना पड़ेगा ना, तभी तो बराबर नहीं होगी। सर मैं कह रही थी मतलब कि ये फॉर्मूला कोई नहीं है, ये ऐसे मतलब लगाया है। नहीं, ये जनरल तरीका होता है। देखो ऐसे आगे क्वेश्चंस भी आते हैं, कई बार वेरिएबल एक्सेलरेशन के क्वेश्चन होते हैं, उनको ऐसे ही करना पड़ता है कि एक्सेलरेशन dv बाई dt हो गया, तो हमने dt को एक तरफ ले गए, तो इसको ऐसे बोल दिया a dt इज इक्वल टू dv, ऐसे बोल दिया हमने। फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिया, dv का इंटीग्रेशन और हाँ इस सर टर्म का ठीक है। इंटीग्रेशन। ठीक है, अब लिमिट्स कॉरस्पॉन्डिंग, टाइम का इंटीग्रेशन है और यह वेलोसिटी का, तो जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी कितनी है u, जब टाइम t है तो वेलोसिटी कितनी है v। अब dv जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है, dv का इंटीग्रेशन v हो गया। अब a कांस्टेंट है तो वो मैंने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से। अगर a वेरिएबल होता, जैसे अब आगे वेरिएबल एक्सीलरेशन के भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एक्सीलरेशन टाइम का फंक्शन दे दिया, एक्सीलरेशन इक्वल 2t, तो फिर हमें वैसे इंटीग्रेशन करना पड़ता है। मतलब ये एक जनरल तरीका है जो वेरिएबल एक्सीलरेशन में भी काम मिलेगा, लेकिन आगे जो हम अब रिजल्ट निकाल रहे हैं वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए एक्सीलरेशन को हमने इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया है। ठीक है, अब dt का इंटीग्रेशन, तो अच्छा इसमें मैं लिमिट रख ही देता हूं, तो मैंने इधर तक कर ही लिया है। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं v, फिर माइनस लोअर लिमिट u। a कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dt क्या दे देगा, t दे देगा, इसकी लिमिट 0 से t, तो ये आ जाएगा v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू t माइनस 0। तो t माइनस 0 तो t हो गया, तो v इज इक्वल टू u प्लस a t। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। ये क्लियर है सबको, कोई दिक्कत है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक बार देखो समझो, है ना, 1 मिनट में टाइम देता हूँ, फिर आगे बढ़ते। सर हाँ सर टाइम जीरो पे वेलोसिटी जीरो ही नहीं होगी सर? क्यों, इनिशियल वेलोसिटी को हम u मान रहे हैं ना, वो जीरो भी हो सकती है, नॉन जीरो भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि टाइम जीरो पे जीरो ही वेलोसिटी होना जरूरी है। जैसे मैंने एक पत्थर उठा के फेंका, जब मैंने फेंका, जब मेरे हाथ से वो छूट गया, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ओके सर। तो ऐसा नहीं कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो होगी, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो उसको अब जीरो होगी तो हम जीरो रख देंगे फॉर्मूले में, मगर वो नॉन जीरो भी हो सकती है। फाइनल वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है, मैंने पत्थर फेंका हवा में ऊपर, तो हो सकता है टॉप मोस्ट पॉइंट को मैं फाइनल पॉइंट मान लूं, तो वहां वेलोसिटी जीरो हो सकती है। तो हमने वेरिएबल में रिजल्ट निकाल लिया। अब अगर कहीं जीरो होगी तो हम u की जगह जीरो रख देंगे, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी तो v की जगह जीरो रख देंगे। मैंने कार चला रहा हूं, ब्रेक लगाए, कार रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है। तो जो भी होगा वो हम फिर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आया समझिए। तो देखो मेन तो इक्वेशन ही याद रखनी है और इनका एप्लीकेशन आएगा, लेकिन ये तरीके पता होने चाहिए। कई बार स्कूल एग्जाम में डेरिवेशन आ जाते हैं, या आगे जब हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के भी कुछ केसेस देखेंगे तो तरीके यही होते हैं, बस उसमें ए बाहर नहीं आ पाएगा, ए को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो भी ए की टर्म हो उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सर हमने a इक्वल टू dv बाई dt एक्सीलरेशन के फॉर्मूले से लिखा है ना? हाँ, ये फॉर्मूला डायरेक्ट एक्सीलरेशन का वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब दिस इज दी, हमें क्या देखा था, देखो जब भी हम एक्सीलरेशन की बात करते हैं
हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हमने वो फॉर्मूला यूज किया कि एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर हुआ ये सबको? तो ये Yes, हमने इस इक्वेशन का डेरिवेशन किया था। तो ये हमने डेरिवेशन शुरू यहां से किया, ये इक्वेशन थी जिसको हमें डिराइव करना। अब दूसरी इक्वेशन जो हम डिराइव करनी है, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये इक्वेशन हमें डिराइव करनी है। कोई बताएगा कैसे कर सकते हैं इसको? अब क्या करना चाहिए हमें? अब हमें इसके आगे बढ़ना है। वेलोसिटी आ गई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? ds by dt। ds बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन होता है। तो बस लिख देंगे वेलोसिटी इज ds बाय dt। अब फिर dt को v की तरफ ले जाएंगे, ds को एक तरफ, v की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये u प्लस at। अब इसमें u भी एक कांस्टेंट है क्योंकि u तो इनिशियल वेलोसिटी जो फिक्स रहेगी, a भी कांस्टेंट है। और फिर इंटीग्रेट करेंगे। देखो खुद से करके देखो, निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे? ठीक है, ट्राई करो खुद से। चलो देख लो एक बार, समझ लो अगर अभी भी कुछ दिक्कत आ रही है। तो इसका क्या मतलब हो गया? हमने dt को मल्टीप्लाई कर दिया, तो v dt इज इक्वल टू ds हो गया। तो जो ds है ये हो जाएगा v dt के बराबर। इंटीग्रेट कर दें तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 से हम s बोल सकते हैं, टाइम को 0 से। एक हाफ नहीं आ रहा, बाकी आ गया। हाफ नहीं आ रहा तो हाफ लेके आओ। तो वो सब कांस्टेंट लगा देंगे, इंटीग्रेशन का तो हो जाएगा। नहीं उससे ऐसे आ जाएगा। ये हम क्या कर रहे हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें थोड़ी कांस्टेंट लगता है। t का इंटीग्रेशन क्या लिखा सकते हैं? t का इंटीग्रेशन क्या किया? तो ये कर दिया हमने ds का इंटीग्रेशन s, 0 से s, v की जगह रख दिया u प्लस at। ठीक है ना, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं मैं। ठीक है ना, v को इक्वेशन 1 से हमने u प्लस at रख दिया। ठीक है, यूजिंग v इज इक्वल टू u प्लस at। तो ये s इज इक्वल टू, देखो u कांस्टेंट है यहाँ पे, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि u तो इनिशियल वेलोसिटी है। अब बचा क्या? इंटीग्रल dt। इंटीग्रल dt क्या दे देगा हमें? t दे देगा, प्लस a भी कांस्टेंट है। t का इंटीग्रेशन क्या दे देगा? t स्क्वायर बाय 2। तो ये 0 से t रख देंगे। तो अब t रखेंगे तो याद आएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और 0 रखेंगे तो ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी और ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, दोनों टर्म ही 0 हो जाएंगी। तो डिस्प्लेसमेंट ये आ जाएगा डायरेक्टली, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आया समझिए? क्लियर है सबको या कोई डाउट है इसमें? अभी पूछ सकते। आ गया पुष्पक समझ? हाँ हाँ सर, वो आपने लिमिट्स में ना सर इसका, हाँ उसमें सर s और 0 लिया ना सर आपने, तो बाद में क्या हो गया वो s और 0 का? s सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है ना। पहले हमने इधर पे s रखा और फिर माइनस s0 रखा यहाँ पे, तो वो s आ जाएगा। मतलब लिमिट का मतलब ये होता है, मतलब वो सर वो क्या सर, वो मतलब आपने वो लिमिट्स में ना सर s का, उसमें s को 0 रख दिए ऊपर का। हाँ, सब्स्टिट्यूट करना होता है। लिमिट का मतलब यही होता है, ये बताया भी था पहले। मतलब उसमें कोई भी फंक्शन है उसमें लिमिट्स हैं अगर a से b, इसका मतलब होता है x की जगह हमें पहले b रखना है, फिर x की जगह a रखना है। तो जो भी फंक्शन है, ये फंक्शन किसका फंक्शन है? s का फंक्शन है यहाँ पे। अब s की जगह पहले s रखेंगे, फिर s की जगह 0, तो s माइनस 0 करेंगे तो s ही बचेगा। ऐसे यहाँ पे t रखा पहले और 0 भी रखना पड़ेगा, लेकिन 0 पे ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, तो उसको मैंने नहीं लिखा, टाइम सेव कर। ठीक है
सर लास्ट सेकंड स्टेप फिर से समझा दीजिए। लास्ट सेकंड ये वाला, तो देखो हमने यहाँ पे s तो यहाँ से निकाल दिया, इंटीग्रल ds s हो जाएगा, जैसे इंटीग्रल dx x होता है, इंटीग्रल dy y होता है, इंटीग्रल ds विल बी s। इसकी लिमिट कर देंगे 0 से s तक। फिर ये v की जगह हमने u प्लस at रख दिया यहाँ पर यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, अब s में पहले अपर लिमिट रखी है, s माइनस 0 करेंगे तो s आ जाएगा। अब u कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि u तो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है। वेरिएबल क्या होता है? टाइम के साथ वेलोसिटी क्या होगी। तो इनिशियल तो एक फिक्स वैल्यू आएगी, ठीक है ना, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे एक फिक्स वैल्यू आएगी, तो u इज इनिशियल वेलोसिटी दैट इज कांस्टेंट। इसको मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकता हूं, बचेगा क्या? इंटीग्रल dt, मतलब ये क्या हो गया? इंटीग्रल u dt प्लस इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रेशन में क्या होता है, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। दिस टर्म कैन बी रिटन एज इंटीग्रल u dt प्लस इंटीग्रल at dt, ऐसे लिख सकते हैं, 0 से t, 0 से t। अब u कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी बाहर आ गया, इंटीग्रल dt हमें दे देगा t। फिर a कांस्टेंट है, बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, t का इंटीग्रेशन, तो x की पावर n का क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 दे देगा, लिमिट 0 से t। तो यहां से आ जाएगा, अब t सब्स्टिट्यूट कर दिया पहले, तो u t प्लस हाफ a t स्क्वायर आ जाएगा। 0 रखने पे ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, क्लियर है? अब अभी भी कोई दिक्कत है किसी की? यस सर। ठीक है, क्या कोई डाउट है अदिति? सर ये पहले ही v को बाहर निकाल लेते हैं, v नहीं अगर निकाल ये सकते ना बेटा, सेकंड v कांस्टेंट नहीं है, v तो टाइम के साथ बदल रहा है। हम कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे एसिलरेट कर रही है बॉडी, एसिलरेट कर रही है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, ये फंक्शन जो पहले वेलोसिटी बदल रही है टाइम के साथ, तो v कांस्टेंट नहीं है, उसको बाहर नहीं निकाल सकते। इंटीग्रेशन से हम सिर्फ कांस्टेंट चीजों को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। है ना, पूछ लिया करो ऐसे डाउट्स, क्योंकि अभी हम नहीं पूछते, बाद में ऐसे कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं। तो मतलब इंपॉर्टेंट चीजें ये भी कई बार मिस्टेक हो जाती है, समझ नहीं पाते। तो v एक वेरिएबल फंक्शन है, v इज नॉट कांस्टेंट। v तो वेलोसिटी है, टाइम के साथ बढ़ रही है, उसमें इनिशियल वेलोसिटी u कांस्टेंट है और a कांस्टेंट है, तो हम v को सीधे बाहर नहीं निकाल सकते, उसको हमने सब्स्टिट्यूट करा और फिर सॉल्व करा, तो u और a कांस्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। चलो, अब ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। अब इसमें क्या होता है, ये s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। बाकी इसको कई बार ऐसे भी लिखा जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन। s इज इक्वल टू x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। देखो ज्यादातर तो डिस्प्लेसमेंट ही पूछा जाता है, तो आंसर यही आ जाएगा, लेकिन कई बार पोजीशन भी पूछ सकते हैं। जैसे दे दिया कि पार्टिकल इनिशियली x इज इक्वल टू 4 पे था, ठीक है, इनिशियली x इज इक्वल टू 4 पे था, और बताओ 4 सेकंड पे उसकी पोजीशन क्या होगी। तो ये टर्म हमें क्या देगी? उसका डिस्प्लेसमेंट दे देगी। मान लो 4 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 5, तो अब आंसर 5 नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट 5 हुआ, लेकिन इनिशियली वो 4 पे थी, तो उस पॉइंट से 5 और आगे बढ़ गई, तो फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तो उसमें बेसिकली ये कि डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। तो अगर इनिशियल पोजीशन 4 है तो -4 यहां जाके ऐड होगा, +4 हो जाएगा। तो अगर कभी हमें पोजीशन निकालनी है तो हमें इस फॉर्म में इक्वेशन को यूज करना पड़ सकता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन। तो ज्यादातर तो डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है, हम डायरेक्टली रिजल्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कभी पोजीशन पूछ ली जाए तो फिर हमें इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्लियर है या इसमें कोई डाउट है जो हमने अभी बताया पोजीशन वाला पार्ट? समझ आया? डिस्प्लेसमेंट इज, हाँ पोजीशन वाले में नहीं है, पर जैसे v है उसको डायरेक्टली अपन मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि मतलब s इज इक्वल्स टू इंटीग्रल फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, s इज इक्वल टू इंटीग्रल v dt। यस सर। लिख सकते हैं, जनरली ऐसा कर देते हैं, क्योंकि
एक्चुअली जब डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन एस के बराबर ही होता है, या कई बार हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन भी कर देते हैं, तो वो कर देते हैं कई बार, मतलब नहीं दिया कुछ तो देखो उसमें एक्चुअली क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियली 0 ही होगा, तो कई बार ऐसे भी ले लिया जाता है बुक्स में डायरेक्टली, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट के केस में ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें वही चीज लग रही है जो हमने अभी बताई कि डिस्प्लेसमेंट इनिशियली तो हमेशा 0 रहेगा, तो कई बार डायरेक्टली यहां पर इसको ऐसे ले लिया जाता है कि s इज इक्वल टू इंटीग्रल वी डी टी, लिमिट 0 से t। और क्यों ले लिया जाता है, वही कि इनिशियली डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा, तो ये मानते हुए, बाकी अगर लिमिट रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी रख रहे तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, यस सर। चलो अब हमें नेक्स्ट जो है तो इसके बाद एक इक्वेशन हमने देखी थी, कौन सी थी, s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ एटी, उसको मैं अभी तीसरा ही लिख देता हूं यहाँ पे, थर्ड, s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ एटी स्क्वायर, ये हमें अब निकालना है। तो इनके डेरिवेशन तो ऐसे कोई स्कूल वगैरह में पूछेगा नहीं, लेकिन हमें आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये हमने इक्वेशन 2 यहाँ पे डिराइव करी, तो इक्वेशन 1 का यूज करो, सब्स्टिट्यूट u from equation 1 in equation 2। ठीक है, अब खुद ही करके देखो, u को इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करो और देखो क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो जो रिजल्ट हमें डिराइव करना है, अगर वो आपका आ जाता है तो चैट पे लिख देना, यस डन हो गया, कुछ भी, तो भव्या का हो गया है। चलो, तो इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, सबका हो जाना चाहिए अब तक। तो क्या करेंगे, s इज इक्वल टू, अब जो इक्वेशन 2 है इसमें u की जगह हमें सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 1 से, तो v इज इक्वल टू u प्लस एटी था, तो u को क्या रख देंगे, v माइनस एटी इंटू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वी टी माइनस एटी स्क्वायर प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ एटी स्क्वायर, तो ये ऐसे इक्वेशन जो हमें डिराइव करनी थी ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई। बाकी जो एक इक्वेशन हमने लिखी थी s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2 इंटू टी, वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो हम डायरेक्टली ऐसे ही निकाल सकते हैं, चाहे तो निकाल लेते हैं वो भी, चलो कोई बात नहीं। तो हमने क्या देखा था, s इज इक्वल टू u प्लस वी बाय 2 इंटू टी, एक इक्वेशन थी, तो इसके लिए क्या करूं, इस इक्वेशन को मैं थर्ड इक्वेशन बोल देता हूं। तो सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड प्लस थर्ड, तो 2 और 3 को ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा, 2s, हाफ एटी स्क्वायर से माइनस हाफ एटी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा यू टी प्लस वी टी, तो s इज इक्वल टू u प्लस v बाय 2 इंटू टी, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, इसको मैं इक्वेशन 4 बोल देता हूं। ठीक है, तो सिंपल है ये, तो ये 4 इक्वेशंस हमारे पास इस तरह से आ गई हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन है, तो ये देख लो एक बार, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो, फिर मैं चेंज कर रहा हूं स्लाइड को।
सर हाँ सर लास्ट क्लास में आपने बताया था कि अगर हमने टाइम को इक्वल कर दिया तो हमारी जो मतलब रिजल्ट आता है मतलब एवरेज वेलोसिटी तो v1 प्लस v2 अपॉन 2 आएगा। ठीक है सर यहाँ पे भी u प्लस v अपॉन 2 नहीं, है ये तो अलग क्या चीज ये है। एवरेज वेलोसिटी? वहां v1 कांस्टेंट वेलोसिटी थी कुछ टाइम t के लिए, v2 कांस्टेंट वेलोसिटी थी उस टाइम t के लिए। यहाँ वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बदल रही है टाइम के साथ, ये अलग चीज है, वो अलग चीज। ओके सर। ठीक है, यहाँ पे ये u और v ऐसा नहीं कि एक इंटरवल में कांस्टेंट वेलोसिटी, u एक इनिशियल एक पॉइंट पे वेलोसिटी, v एक फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी, बीच में हर वक्त वेलोसिटी बदल रही है। और वो जो हमने देखा था वो पूरे t टाइम तक या आधे t/2 टाइम तक कांस्टेंट वेलोसिटी v1 से चला, फिर t/2 टाइम तक कांस्टेंट वेलोसिटी v2 से चला, तो वो रिजल्ट v1 प्लस v2/2 आया। दोनों अलग अलग चीजें, मतलब रिजल्ट दिखने में एक जैसा है बट लेकिन दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है, यस सर। चलो तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखो इसमें हमें इक्वेशन अब निकालनी है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन जो है उससे t की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से फोर्थ में सब्स्टिट्यूट कर दो। या कई बार जब ये वाली इक्वेशन हम डिराइव नहीं करते तो हम उसको यहां भी कर देते हैं, t की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके भी निकाल सकते हैं। बाकी कोई बात नहीं, अब फोर्थ निकालिए तो फोर्थ में सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व करो उसको। ठीक है, तो अब हमें फिफ्थ इक्वेशन निकालनी है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या करना है, सब्स्टिट्यूट t फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 4 और सॉल्व करके देखो कि वो रिजल्ट आता है या नहीं आता है। एकांश ने एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच परसेंटाइल रिक्वायर्ड इन जेई मेंस फॉर गुड एनआईटी विद गुड ब्रांच। देखो एनआईटी में भी अगर अच्छा एनआईटी और अच्छी ब्रांच चाहिए तो मान के चलो कि 99 परसेंटाइल करीब आपको लाना पड़ेगा अगर आपको अच्छी ब्रांच अच्छे एनआईटी में चाहिए। ठीक है, और थोड़ा कम साइड पे जाए तो 98% पे भी ठीक ठाक मिल जाएगा, लेकिन 99% पे श्योरली आपको अच्छा एनआईटी मिल ही जाएगा। तो एकांश का हो गया है, ये हिमांगी का भी हो गया है, सुहानी का भी हो गया है, अभव्या का भी हो गया है, ओके प्रियांशी प्रेक्षा का भी हो गया है। चलो तो पुष्पक का भी हो गया है। तो S किसके बराबर था, U प्लस v/2 इंटू t। और t को हम फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, v माइनस u बाय a। ठीक है, तो ये 2as और ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, मतलब इसको v प्लस यू भी लिख सकते हो। बस आ गया यहां से इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे इसको हम डिराइव कर सकते हैं। अब जो हमने एक और इक्वेशन देखी थी, Sn डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड which is u plus a/2 into 2n minus 1।
ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का क्या मतलब है? तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट इन टोटल n सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकंड। ध्यान रखना, ये मैंने नीचे जो लिखा है n, इसका हम इस नोटेशन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, और ये क्या बता रहा है? s ब्रैकेट में मतलब डिस्प्लेसमेंट इन टोटल n सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकंड। तो जो हम इक्वेशन लिखते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वो हमें क्या देती है? वो हमें टोटल t टाइम का डिस्प्लेसमेंट देती है कि 0 से t टाइम में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ऐसे अगर मुझे टोटल n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर में t की जगह मैं n रख दूंगा। तो ये जो इक्वेशन है ये आ जाएगी un प्लस हाफ an स्क्वायर। समझ आ गया? ये आ गया टोटल n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। अब उसमें से n माइनस 1 का नहीं माइनस का, तो n माइनस 1 भी 0 से n माइनस 1 तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो 0 से n माइनस 1 तक क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उसमें भी यही इक्वेशन लग जाएगी, बस उसमें टाइम को t की जगह हम n माइनस 1 रख देंगे। u इंटू n माइनस 1 प्लस हाफ n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। तो ये आ गया un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस, ठीक है ना, u, समझ आ रहा है? यहां से un माइनस u आएगा, तो मल्टीप्लाई किया माइनस से, तो माइनस un प्लस u, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस हाफ, और n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ठीक है ना, इसमें वो फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। एक मिनट, यहां भी t की जगह n आएगा, मैंने t लिख दिया गलती से, ये un आ जाएगा। अब देखो ये un इस माइनस un से कैंसिल ही कर सकते हैं, un और माइनस un तो कट गए, तो बचा क्या? हाफ an स्क्वायर प्लस u माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ इंटू एन स्क्वायर इज, तो माइनस हाफ एन स्क्वायर, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कट गया तो प्लस n, और फिर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस 1/2। एक मिनट, मैं एक आ गया कहीं पे, यहाँ पे हाफ ए भी आएगा ना, ठीक है, तो यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी है, ये वाली मिस्टेक हो गई मुझसे, यहाँ पे हाफ ए, क्योंकि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहाँ भी a आएगा, तो ये a कहाँ कहाँ आएगा? एक तो यहाँ आएगा, ठीक है, इसको दोबारा ही लिख देता हूँ, मैं काम करता हूँ पूरी टर्म्स को, ठीक है, तो यहां तक लिखा, तो माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हुआ तो प्लस 2 से ये 2 कट गया, तो क्या आया? ए एन और प्लस a/2। अब ये देखोगे हाफ ए एन स्क्वायर और ये माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया u प्लस a/2 माइनस ए एन, ये u वाली टर्म प्लस a/2 माइनस ए एन आया, तो ये, अब इसको याद रखने के लिए हम ऐसे लिख लेते हैं u प्लस, अब a/2 मुझे कॉमन लेना है, तो मैं क्या करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने अभी भी, साइन नेगेटिव नहीं होगा? किसका? माइनस a/2 का माइनस a/2 होगा, राइट, यू आर राइट, ठीक है, गुड, तो a/2 का साइन माइनस होगा, राइट। तो एक मिनट, इसका ऑर्डर हम वैसे ही रहने देते हैं अभी, ठीक है, तो u प्लस ए एन माइनस a/2, अब इसमें से मुझे a/2 कॉमन लेना है, तो मैं क्या करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको a/2 इंटू एन ऐसे लिख देता हूं, फिर माइनस ए, मतलब 2 से इस टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, रहेगी वही ए एन ही रहेगी, तो अब u प्लस, अब a/2 मैंने कॉमन ले लिया इधर से, तो यहां बचेगा 2n और यहां बचेगा -1, तो इस तरह से ये हमारे पास nth सेकंड के डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है, तो इसको देख लो, कोई दिक्कत है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं, इनके यूज कैसे किए जाते हैं क्वेश्चंस वगैरह में।
ठीक है, आ गया सबको, समझिए। सर इसको डायमेंशनल एनालिसिस से प्रूव करा जा नहीं कर सकता है सकते, क्या? देखो नहीं। अब इसमें हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल है। तो कई बार जैसे हमने बोला था कि अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है तो वो डायमेंशनली करेक्ट होना भी जरूरी है। डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली करेक्ट होना कंपलसरी नहीं है। अब देखो सारी इक्वेशंस जो हम देखेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इसमें जो डायमेंशन v की आएगी, यहाँ v स्क्वायर की आएगी, वही u स्क्वायर की आएगी, वही as की आएगी। लेकिन यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है, ये वाली टर्म, तो अपने को लगता है तो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो देखो अब इस तरह से अगर हम देखें तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं लगती, लेकिन एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने टाइम सब्सटीट्यूट कर दिया है, 1 सेकंड का इंटरवल। तो भाई जैसे मैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर उसमें t को 1 रख दूं तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, s इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए हो जाएगी। तो s, समझ आ रहा है, इसको मैं लिख के बताता हूं। देखो जैसे हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लिखते हैं। अब इसमें अगर एक t को 1 सेकंड की बात करूं, एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड, तो हमने एक वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी यूनिट टाइम यहां पर, तो ये आ जाएगा u प्लस a बाय 2। ठीक है, तो ये हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, तो s आ गया u प्लस a बाय 2। अब ऐसे ही यहां पर क्या हो रहा है, हमने एक टाइम इंटरवल है, वो इंटरवल कितने का है, 1 सेकंड। तो हम एक्चुअली एक वैल्यू सब्सटीट्यूट कर चुके हैं टाइम की, विच इज इंटरवल ऑफ टाइम 1 सेकंड। जैसे मैं एक बार 2 रख दूं तो u इंटू 2 आ जाएगा, एक बार 1 रख दूं तो u इंटू 1 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो वो टाइम वाली टर्म वहां पे हट जाएगी, क्योंकि वो सब्सटीट्यूट हो चुकी है। तो इसलिए ये इक्वेशन डायमेंशनली हमें इनकरेक्ट दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि डायमेंशनली इनकरेक्ट हम बोल सकते हैं। एक्चुअली इसमें हमने टाइम सब्सटीट्यूट कर दिया है, तो यहाँ पे u इंटू 1 सेकेंड एक तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है। और ऐसे यहां पर भी जो है क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है टाइम का। फिर से हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे टाइम का 1 मतलब सेकेंड स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ये जो हमारे पास टर्म्स आ रही है इस तरीके एन वगैरह, समझ आ रहा है। तो यूनिट जो है उसकी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन सब्सटीट्यूशन हो चुका है इसमें टाइम का, इसलिए ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट हमें अपीयर होती है। आया समझिए? यस सर। ठीक है ना, तो फिजिकली ये इक्वेशन सही है और डायमेंशनली भी सही है। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम सब्सटीट्यूट हो चुका है, तो हमें यूनिट दिखाई नहीं दे रही टाइम वाली। चलो, तो ये इक्वेशंस हैं इंपॉर्टेंट, जो हमें पता होनी चाहिए, जिनका हमें एप्लीकेशन करना आना चाहिए। चलो, तो अब एक कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चंस कुछ करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। A particle starts moving with velocity 5 meters per second in a straight line with constant acceleration of 2 meters per second square. Find first part, velocity at 4 seconds, second, displacement in 4 seconds. ठीक है, तो ये निकालो जल्दी से और बताओ क्या आएगा। चलो, तो देखो क्या है, अब ये सिंपल क्वेश्चन है, आप 9th पे भी कर चुके हो, लेकिन फिर भी हमको थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो दिया हुआ है पहले तो वो लिख लें, वैसे तो जरूरत नहीं है, मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार शुरू में सीखने के लिए पूरा हम तरीका फॉलो करें। जब हमें कॉन्फिडेंस आने लगे तो हम जल्दीबाजी भी कर सकते हैं और कोशिश करेंगे उसमें बस गलतियां ना हो। तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 5, एसिलेशन दे रखा है 2। और फर्स्ट पार्ट में हमसे वेलोसिटी पूछी है, तो वेलोसिटी क्या होती है, u प्लस ए टी। तो u कितना हो गया 5, a कितना है 2, t कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये लगा दें। ठीक है, तो u कितना है, u है 5, t कितना है 4, प्लस हाफ a कितना है 2, इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है 4, 4 का स्क्वायर करोगे आ जाएगा 16, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 5 इंटू 4 इज 20, 20 प्लस 16 इज 36 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या फिर डिस्प्लेसमेंट, मतलब अगर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो इस क्वेश्चन में ऐसे ही करना पड़ता। अगर वेलोसिटी हमने निकाल ली है तो फिर इतनी मेहनत करने की वजह हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, 4 सेकंड पे वेलोसिटी पता है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम u प्लस वी बाय 2 इंटू टी ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी और आसान हो जाती है। u कितना है 5, v कितना आया था 13 बाय 2, टाइम कितना है 4, फिर 2 से 4 कट गया 2, ये 15, 5 प्लस 13 इज 18, 18 इंटू 2 इज, सॉरी यूनिट मैंने भी गलत लिख दी यहाँ पे, मीटर। ठीक है, तो ये सॉरी, तो 18 इंटू 2 इज 36 मीटर। तो ऐसे करके ये हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसकी प्रैक्टिस करेंगे अब हम आगे क्लास में, मतलब इस पे और काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम थ्योरी वाला पार्ट है यहीं पर कंप्लीट करते हैं।